जब नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाकर खाक कर दिया गया था, उसके बाद कई महीनों तक उसकी आग की लपटें और उसका धुआं धधकता रहा था दोस्तों। महीनों तक लोग उसे जलता हुआ देखते रहे। जिस यूनिवर्सिटी से चाइना और जापान जैसे बहुत सारे देशों के लोग एजुकेशन लेने इंडिया आते थे, वो अब जलकर खाक हो गया था। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में कुछ ही देशों को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया में अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई एजुकेशन सिस्टम चल रही है, यहाँ तक कि भारत में भी। लेकिन इन सब से पहले नालंदा यूनिवर्सिटी में चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया सहित दुनिया भर के स्टूडेंट्स यहाँ पर एजुकेशन लेने आते थे। यूं ही नहीं, भारत को विश्वगुरु कहा जाता था। आप लोगों को क्या लगता है, उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या यही एजुकेशन दी जाती थी जो आज पूरी दुनिया में दी जाती है? नहीं, उस समय की जो रियल एजुकेशन थी वो पूरी दुनिया में बांटी जाती थी, जो एजुकेशन आज पूरा भारत खुद ही भूल चुका है। दोस्तों, ये रहस्य सिर्फ भारत को ही पता है कि असली ज्ञान क्या होता है। असली ज्ञान वो होता है जो लोगों के अंदर से निकलता है, और जो आज एजुकेशन सिस्टम है वो भीतर से ज्ञान नहीं निकालता, वो बाहर से आपके भीतर भरा जाता है। इस समय आपको जो भी नॉलेज है वो बाहर से आपके अंदर आई है, ना कि आपके अंदर से बाहर फैल रही है कि नहीं? ठीक उसी तरह जैसे कि मेमोरी कार्ड में बहुत सारा डेटा, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन डाल दी जाती है, वैसे ही आपके दिमाग में नॉलेज आजकल डाली जा रही है। लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं था। भारत के जितने छोटे छोटे गुरुकुल भी थे, छोटे छोटे गुरु थे, वो अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे, वो आध्यात्म की शिक्षा देते थे। दरअसल वो कोई शिक्षा देते ही नहीं थे, बस सिखाते थे कि तुम्हारे अंदर से ही सारा नॉलेज कैसे बाहर निकले, क्योंकि सारा कुछ आपके भीतर ही मौजूद है, बाहर कुछ भी नहीं। बाहर अब जो भी देखते हैं वो सब कुछ सबसे पहले किसी न किसी के भीतर आया होगा, तभी तो बाहर निकला। फिर चाहे कोई भी इनोवेशन हो, लाखों किताबें, वेद, शास्त्र, सब कुछ इंसान के अंदर से ही तो निकला है। यही सब कुछ नालंदा यूनिवर्सिटी में भी सिखाया जाता था। दोस्तों, आपके भीतर से कैसे ज्ञान निकले, हर तरीके के ज्ञान के लिए, हर प्रॉब्लम के सलूशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके जस्ट बगल में ज्वाइन बटन आएगा, उस पर क्लिक करके देखेंगे तो एक पेज आपको दिखाई देगा। वहां पर आप हमारे फैमिली मेंबर्स बन सकते हैं। यहाँ पर आपको नए नए दोस्त, वो भी बिल्कुल अलग तरीके के तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपको अध्यात्म भी सिखाया जाएगा। पहले दिन के मेडिटेशन से ही आपको असर समझ में आने लगेगा, आपको लगने लगेगा कि कुछ तो है जो मेरे भीतर से अब असली चीजें बाहर आ रही हैं। ज्ञान आपके अंदर से झड़ेगा, और ये कोई चमत्कार नहीं है दोस्तों, कोई भी इसे कर सकता है। खैर, अब बढ़ते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के इतिहास की तरफ। तो दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी आखिर किसने बनाई थी? दूसरा सवाल ये आता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी में आग क्यों और किसने लगाई? नालंदा यूनिवर्सिटी कब बनी और कब नष्ट हुई? उसमें कितनी लाइब्रेरी थी, कितनी किताबें थी, कितने टीचर्स थे, कितने स्टूडेंट्स थे, क्या क्या सुविधाएं थी? आज से लगभग 1600 साल पहले वहाँ पर किस किस कंट्रीज से किस किस तरह के स्टूडेंट्स वहाँ पर आते थे, और वो स्टूडेंट्स आजकल क्या कर रहे हैं या फिर उनके नाम क्या हैं, सब कुछ डिटेल में जानेंगे आज नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, और वो भी बताएंगे कि दोबारा नालंदा यूनिवर्सिटी बनना कब शुरू हुई और बनने में उसे कितने दिन लगे। तो दोस्तों, आज से करीब 1600 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना 450 ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने की थी, और बाद में इस यूनिवर्सिटी को हर्षवर्धन और पाल शासकों ने भी प्रोटेक्शन दी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर के बारे में जानकर आपको इस बात का पता लगेगा कि आखिर क्यों बिहार में मौजूद नालंदा यूनिवर्सिटी पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर थी। इस यूनिवर्सिटी में 300 कमरे, 7 बड़े कमरे और स्टडी के लिए 9 मंजिल की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, और इस लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए 3 लाख से भी ज्यादा किताबें थी। दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी दुनिया के पहले रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी के रूप में फेमस थी दोस्तों, इसके बाद इसने चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया सहित दुनिया भर के स्कॉलर्स को अट्रैक्ट किया। सन 1193 में बख्तियार खिलजी के अटैक के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी और उसकी लाइब्रेरी को
डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। 6 सेंचुरीज की गुमनामी के बाद सन 1812 में स्कॉटिश सर्वेक्षक फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन ने यूनिवर्सिटी को फिर से ढूंढ निकाला। बाद में 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने ऑफिशियली इसे एंशियन यूनिवर्सिटी के रूप में पहचान दिला दी। दोस्तों, यूनिवर्सिटी की विरासत को रिव्यू करने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से एस्टेब्लिश करने का आइडिया फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 2006 में इंट्रोड्यूस किया था। 2010 में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में नालंदा यूनिवर्सिटी बिल पास होने के बाद इस अप्रोच को गति मिली और काम आगे बढ़ने लगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2016 में राजगीर के पिलखी गांव में स्थायी परिसर की आधारशिला रखी थी। सारे काम खत्म हो जाने के बाद इमारत का कंस्ट्रक्शन का काम सन 2017 में स्टार्ट हुआ। तो इस तरह नालंदा यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग को फिर से पूरी तरीके से तैयार करने में 7 साल लग गए और 19 जून 2024 भारत के लिए अनफॉरगेटेबल इनिशिएटिव के लिए रिकॉर्ड हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 जून को बिहार के राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए परिसर का उद्घाटन किया। 5वीं शताब्दी में स्थापित नालंदा यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने वाला एक फेमस एजुकेशनल सेंटर था जो 800 सालों तक चलता रहा। नालंदा यूनिवर्सिटी की ग्लोरियस यात्रा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखती है क्योंकि परिसर का नाम वही पुराने नाम यानी नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम पर ही एक बार फिर से रखा गया है। दोस्तों, अगर आप उस समय के नालंदा यूनिवर्सिटी के टीचर्स का नाम जान लेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। आप सोचेंगे कि काश मैं भी उस समय नालंदा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता। अगर आप उन लोगों का नाम जान लेंगे, उनके स्टूडेंट्स का, तो आपका सर फक्र से ऊंचा हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि नालंदा के रेस्पेक्टेड टीचर्स में से एक थे जीरो के आविष्कारक आर्यभट्ट। पूरा बाइनरी सिस्टम जीरो की खोज होने के बाद ही स्टार्ट हुआ है। आर्यभट्ट जैसे बहुत सारे रिसर्चर्स नालंदा यूनिवर्सिटी में उस टाइम टीचर थे। दोस्तों, अब जरा सोचिए, इतने महान टीचर्स के स्टूडेंट्स आखिर कैसे होंगे? आगे चलकर मैं उनके स्टूडेंट्स का नाम भी बताऊंगा, तब आपको सब पता चल जाएगा कि उनके पढ़ाए गए स्टूडेंट्स आज किस नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, नालंदा में मेडिसिन, आयुर्वेदा, बुद्धिज्म, मैथमेटिक्स, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी और इंडियन फिलॉसफी जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था। 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान पाल वंश के प्रोटेक्शन में इस यूनिवर्सिटी को बहुत सारा फेम मिला। नालंदा का स्थायी प्रभाव मुख्य रूप से मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल विज्ञान में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन देखा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई करते थे और उन्हें पढ़ाने के लिए लगभग 2,000 से ज्यादा टीचर्स और प्रोफेसर्स थे। जैसा कि मैंने वादा किया था, कुछ स्टूडेंट्स के नाम बता देता हूँ। सम्राट हर्षवर्धन, धर्मपाल, धर्मकृति, वसुबंधु, आर्यवेद, नागार्जुन जैसे ग्रेट स्टूडेंट्स उस यूनिवर्सिटी से ही निकले हैं। और सिर्फ इंडिया से ही नहीं, चीन, जापान जैसी कंट्रीज से भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स निकले हैं जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते थे, जिनका आज पूरी दुनिया में एक अलग नाम है, अलग पहचान है। अब लास्ट में दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि उस टाइम पर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आखिर क्या क्या योग्यताएं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होने चाहिए थे उस टाइम। नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट बहुत टफ माना जाता था। एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टफ इंटरव्यू देना होता था और उसके अलावा मेरिट के आधार पर भी स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट होता था। एनरोलमेंट होने के बाद उन्हें फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती थी। दोस्तों, इसके अलावा उनके खाने पीने की व्यवस्था भी वहां पर की जाती थी। भारत के अलग अलग राज्यों के अलावा कई देशों से भी स्टूडेंट्स स्टडी करने के लिए आते थे, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। दोस्तों, नालंदा में 3 लाइब्रेरी थी जिनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। रत्न सागर, रत्नोधि और रत्न रंजक। ये सभी लाइब्रेरी धर्मगंज नाम के एक परिसर में मौजूद थी, जिसमें 90 लाख किताबें रखी जा सकती थी। दोस्तों, इसी तरह के जानकारी से भरे फैक्ट्स और हमारा इतिहास, पूरी दुनिया का इतिहास जानने के लिए इस चैनल पर हमेशा बने रहें। मिलता हूँ एक नए गजब के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।